नमस्कार। बात कर रहे हैं हम आधुनिक भारतीय इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते करते आज हम पहुंच चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट फेज तक। जो टॉपिक है हमारा वह है मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस प्रकार से ये संस्था बनाई गई, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। तो जो प्रथम 20 वर्षों का इतिहास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसे मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस का नरम चेहरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम चेहरा। उस समय जितने भी लीडर्स हुए हैं वो सभी बिल्कुल एक नरम रवैया अपनाकर रेजिस्टेंस चाहते थे, संघर्ष चाहते थे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ। उग्र नहीं होना चाहते थे। डिटेल में बात करेंगे। उनके जो मेथड्स थे वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थे, संवैधानिक थे। क्या उन्होंने कभी स्वराज की बात की? क्या उन्होंने कभी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की? या उन्हें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए ब्रिटिश साम्राज्य से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था? वो जो प्रथम 20 वर्ष हैं वो कांग्रेस की क्या देन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या देन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, वो चर्चा जो है आज हम इस लेक्चर में करेंगे। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। नॉट डिमांडिंग फुल फ्रीडम। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई या उससे पहले जो प्री कांग्रेस फेज की हमने कुछ संस्थाएं की थी, लेक्चर हम कर चुके हैं इस बारे में, टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बात वहां ये नहीं बन रही थी। वहां पे ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक तरह से डाउट होता है, या जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो हम स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से कूद पड़े। तो हमारा जो एक तरह से आजादी लेने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया और आजादी की मांग रख दी गई। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट द केस। इन द फर्स्ट 20 years the leaders of the Congress, the leaders of the Indian National Congress were not demanding full freedom. On the hindsight, हम ये कह सकते हैं कि they were not completely happy with the British rule. वो पूरी तरह से ब्रिटिश रूल से खुश नहीं थे, ये बात तो तय है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश यहां से चले जाएं। They were satisfied कि ब्रिटिश रूल जो है वो चलता रहे, वो साम्राज्य जो है वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ सहूलतें दे दी जाए, कुछ कंसेशंस दे दी जाए। इतना गवर्नमेंट जरूर कर दे, इतना ब्रिटिश सरकार जरूर कर दे। और एक तरह से जिस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात की हमने कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से होती है, तो ये प्रथम 20 वर्ष उस बात का अनुमोदन कर देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहीं सही तो नहीं थी, वो एक थ्योरी है। लेकिन ये जो प्रथम 20 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, जो लीडर्स जो कुछ कर रहे थे, वो इस बात को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की जो अवधारणा है कांग्रेस की स्थापना की, वो कहीं ना कहीं सही प्रतीत होती नजर आती है। क्योंकि ये जो है 3 दिन के लिए वार्षिक अधिवेशन में मिलते थे कांग्रेस के लीडर्स, ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और उन 3 दिन में जो है वो पिछले साल का एक लेखा जोखा जो है वो रखा जाता था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस प्रकार से उनकी पॉलिसीज हर्ट कर रही हैं पीजेंट्स को या जमींदार्स को। तो उनमें रियायतें किस प्रकार से मांगी जाए, उनकी ड्राफ्टिंग की जाती थी। वो पूरी की पूरी डिस्कशन होती थी उन 3 दिनों में, और फिर वो ड्राफ्ट किए जाते थे, मुद्दे जो हैं वो लेके आते थे, उनको कागज पर उकेरा जाता था उन मुद्दों को, और वो जो कागज पर उकेरा जाता था वो शब्द जो है वो आगे पेश किए जाता थे हायर अथॉरिटीज को, और उन शब्दों के ऊपर हायर अथॉरिटीज जो हैं ब्रिटिश रूल की, जो हायर अथॉरिटीज वाइसरॉय या उसके ऊपर जो इंग्लैंड में बैठे हुए उनके मालिक, वो फैसला करते थे कि हमें कुछ सहूलतें देनी है या नहीं देनी है।
और जब अगर 20 डिमांड होती थी, अगर 20 डिमांडें रखी जाती थी, 20 मांगें रखी जाती थी उस मांग पत्र में, तो अगर 3 या 4 भी पूरी हो जाती थी तो एक अचीवमेंट समझकर उन 3 दिनों के अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य जो है वो चलता रहता था। ये प्रथम 20 वर्षों में जो है वो हो रहा था। वांटेड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, आई हैव रिटन द पॉइंट वांटेड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, कि वो एक संवैधानिक सुधार चाहते थे। 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, 1857 का अपराइजिंग होता है, उसके बाद 1858 में क्वीन विक्टोरिया जो है वो सीधे तौर पर, डायरेक्ट तौर पर रूल करना शुरू कर देती है भारत के ऊपर, कि जिस प्रकार से हमारे बाकी डोमिनियंस हैं, बाकी कॉलोनीज हैं, इंडिया भी बिल्कुल कमोबेश वैसा ही है, भारत की प्रजा भी ब्रिटिश महारानी के अंडर रहेगी। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ जाती है, 1861 में फॉर्म हो जाती है। लेकिन उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादातर यूरोपियंस थे, इंडियंस नाम मात्र के थे और उनको भी पावर्स नहीं थी। एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का इतिहास शुरू होता है 1861 से। वैसे तो 1773 में और 1784 में 2 लॉज पास हो चुके थे, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित हो चुका है, लेकिन वो कंपनी के जमाने की बात है, वो कंपनी के समय की बात है। तो जब 1857 के बाद डायरेक्ट रूल आता है, उसके बाद 1861 पहला इंस्टेंस नजर आता है हमें कि जब ये बात शुरू होती है यहाँ पर। तो 1867 के लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट जो है वो बनता है और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट में यूरोपियंस ज़्यादा हैं, ब्रिटिश ज़्यादा हैं और भारतीय जो है वो कम है, और भारतीयों को भी पावर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये डिमांड जो है वो सबसे पहले आती है कि ये जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है इसमें कुछ पावर्स इंक्रीज की जाएं, इंडियंस की पावर्स जो है वो इंक्रीज की जाएं, थोड़े संवैधानिक अधिकार और दिए जाएं, उन अधिकारों की बात की जाए, हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, भारतीयों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाए, इस प्रकार की बात जो होती है। तो प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, और ये प्रथम 20 वर्षों में हो रहा था। और स्टार्टिंग के जो 20 वर्ष हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये फाउंड की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको फाउंडर मेंबर्स कहा जा सकता है, या जो 72 डेलीगेटों ने हिस्सा लिया था पहली बार बॉम्बे में, उनमें से ज़्यादा कौन है? उनमें से ज़्यादा बैरिस्टर हैं, उनमें से ज़्यादा लॉ पढ़े हुए थे, ज़्यादा कानून पढ़े हुए थे। तो वो कानूनी तौर को, कानूनी तरीके को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस कानूनी तरीके को छोड़ा जाए, इस लीगल फ्रेमवर्क को छोड़ा जाए। जो भी डिमांड की जाए ब्रिटिशर से वो इस लीगल फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द ही की जाए, इस कानूनी फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द ही वो डिमांड जो है वो की जाए। तो वो इस मेथड को छोड़ना नहीं चाहते थे। दे बिलीव्ड इन द यू कैन से सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल एंड दे बिलीव्ड इन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ ब्रिटिश। वो ये मानकर चल रहे थे कि ठीक है, इंडिया कॉलोनी है, उपनिवेश है, हम अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ चुके हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों की अच्छाई में भी विश्वास था कि ये हमें कुछ ना कुछ देंगे, ये संवैधानिक सुधार जो है वो करेंगे। तो ये बेसिकली डिमांड थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, डिमांड ये नहीं थी, मेथड था, ये संवैधानिक तरीका था। डिमांड्स ऊपर उठती हैं, डिमांड्स कई उठती हैं। डिमांड उठी जैसे कि टेनेंसी राइट्स की डिमांड थी, और उसके बाद जो डिमांड है वो लगान व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त करने की डिमांड जो थी। वहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम जो है, जो पीजेंट्स को सताया जा रहा था, और जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वो चाहे महालवाड़ी हो, रैयतवाड़ी हो या परमानेंट सेटलमेंट हो, हम बात कर चुके हैं इसकी, वो उसको सही नहीं मानते थे। और इकोनॉमिक मुद्दे जो हैं और ये जो आर्थिक मुद्दे हैं वो हावी हो रहे थे। आर्थिक मुद्दे और संवैधानिक मुद्दे कि एक तो हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए और ये आर्थिक मुद्दों को दुरुस्त किया जाए, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और ये अर्थव्यवस्था से जहां भारत का नुकसान हो रहा है, कृपया करके आप उसे ठीक कर दें, अपनी आर्थिक नीतियों को आप ठीक कर दें। जो भारत सोने की चिड़िया था वो कहीं ना कहीं अब नीचे आ रहा है, वो पुअर होता जा रहा है, पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहा है। आरसी दत्त भी इन्हीं लीडर्स में शामिल थे, बात करेंगे हम। यहाँ पे जब मैं लीडर्स की बात करूंगा तो आरसी दत्त का नाम भी आएगा, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है।
तो ये जो फेज कहा जा सकता है 20 वर्षों का मॉडरेट फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये उग्र राष्ट्रवाद का फेज कम है और ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों की निंदा करने का और उन आर्थिक नीतियों को दुरुस्त करवाने का फेज जो है वो अधिक है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी तो शामिल है जी यहाँ पर, हम देख पा रहे हैं दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ही इज हियर, ही इज प्रेजेंट इन द मॉडरेट फेज। वो बहुत बड़ा एक नरम चेहरा जो कांग्रेस का है दादा भाई नौरोजी, वो रिप्रेजेंट करते थे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन की निकासी का सिद्धांत और कई और आर्थिक मुद्दे जो हैं वो उठाने में बहुत मुखर थे दादा भाई नौरोजी, बहुत मुखर होकर उन्होंने ये मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं और कांग्रेस के अधिवेशनों में भी ये बात रखी जाती थी। और अर्थव्यवस्था की जब बात होती थी, आर्थिक नीतियों की बात होती थी, और ये बात बिल्कुल उठ के आ रही है, उभर कर आ रही है कि कहाँ इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री था, कहाँ तो हम एक प्रोडक्शन होती थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जो तैयार माल है, फिनिश प्रोडक्ट है, उसको हम बाहर भेजते थे। और कहाँ ब्रिटिश ने बिल्कुल अर्थव्यवस्था को उलट कर दिया और हम जो है वो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर कंट्री बन गए हैं और फिनिश प्रोडक्ट के इंपोर्टर बन गए हैं। सिर्फ कच्चा माल पर आधारित अर्थव्यवस्था रह गई है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह कर दिया गया था। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर देखिए मेरे पिछले लेक्चर जिसमें मैंने आर्थिक नीति की बात की है, वहां पे हमें इसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक बेसिक मुद्दा था कि अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी है, क्योंकि आर्थिक नीति को बिल्कुल बदल दिया गया है, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और कि यहाँ पर जो है आप कहाँ तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री था, एक प्रोड्यूसर था, और आपने इसे एक इंपोर्टर बना के रख दिया कि आप फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट कीजिए और कच्चा माल हमें भेजिए, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी भाई? अर्थव्यवस्था तो डूबेगी। जो आपकी आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है, जब आपकी सेल्फ डिपेंडेंस खत्म हो रही है, तो आपकी जीडीपी नीचे जाती है, तो आपकी अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, और वो हुआ। और उसके बाद जो रेवेन्यू पॉलिसी गलत है, और उसके बाद जो पेंशन्स का खर्चा भी भारत से लिया जा रहा था, उनके जो ऑफिसर्स आराम से अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करते थे शिमला, डलहौजी जैसे शहरों में या इंग्लैंड में जाकर, उसका खर्च किसके ऊपर है? उसका खर्च भी भारतीयों के ऊपर है। तो ये सब मुद्दे जो है वो हावी थे। आज़ादी वाला मुद्दा हावी नहीं था, पूर्व स्वतंत्रता वाला मुद्दा कभी भी हावी नहीं था इन 20 वर्षों में। तो इन मुद्दों की बात जो है वो उठाई जाती थी। और इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात हम पहले कर चुके हैं, आज भी करते हैं, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देने वाले ही हैं, धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में एक बहुत मुखर नाम है, प्रखर नाम है दादा भाई नौरोजी का। द ग्रैंड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन्हें कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन्हें कहा जाता है। और एक नाम और यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, मैं यहाँ पर भूल रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं भूला जा सकता, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जिन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को ही मानते हैं, और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आग्रह पर वो साउथ अफ्रीका से वापस भी आए। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे के एक नामी वकील थे, पारसी समुदाय से इनका ताल्लुक था। और ये एक बात और हमें याद रखनी है कि ये जो प्रथम 20 वर्ष है, ये जो फर्स्ट 20 ईयर्स हैं, इसमें पारसी समुदाय का बड़ा योगदान है। ये जो कांग्रेस के नेता हुए इनमें पारसी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है पहले 20 वर्षों में, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता है और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी का भी बहुत योगदान रहा है। दीन शाह वाचा है यहाँ पर। जी सुब्रमण्यम अय्यर है, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है मद्रास महाजन सभा कांग्रेस से पहले जो बनी थी, मद्रास महाजन सभा, उसके को फाउंडर भी हैं, ठीक है। और एक और प्रश्न उठ जाता है यहाँ पर, एक और प्रश्न आ सकता है। द हिंदू अखबार जो बहुत समाचार पत्र फेमस है, द हिंदू समाचार पत्र जो आज भी है, आज भी चल रहा है, और इसकी जो फाउंडर है वो जी सुब्रमण्यम अय्यर है। ही फाउंडेड द पेपर द हिंदू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स। एंड देन आरसी दत्त भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बहुत बड़ा नाम है। रुपेश चंद्र दत्त बुक भी लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और बहुत से मुद्दों की बात की है कि अर्थव्यवस्था
को लेकर बात की है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही बात की है कि किस प्रकार से तबाह हुई है भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के हाथों। फिर गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र से संबंधित चित्तपवन ब्राह्मण है और महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, ये हमें याद रखना है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है कि जब सारी बातें हम डिस्कस करते हैं कि 3 पीस जो मेथड है इनका, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है मॉडरेट्स का, वो कईयों को पसंद नहीं आ रहा था। बाद में रिजेंटमेंट भी हुई है, जो यंगस्टर्स आते हैं, जो यंग लीडर्स आए कांग्रेस के, उन्होंने रिजेंटमेंट शो की है, बाद में बदलाव भी आया, उसकी बात अगले लेक्चर्स में करेंगे हम। तो इनका मेथड बेसिकली कहलाता था जी 3 पीस का मेथड, यानी कि प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। प्रे कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना पत्र भेज, ठीक है। पहले तो ओरली प्रार्थना करें कि हमें कुछ दे दें, ठीक है, हमें आप सहूलियतें दे दें, हमें आप कुछ दें, अपने संवैधानिक मेथड से हम मांग रहे हैं और आपका संविधान जहां तक अलाउ करता है, आप जिस प्रकार से रूल कर रहे हैं, जितना आप दे सकते हैं हमें दें, ठीक है। फिर पिटीशन दी जाती थी, मांग पत्र तैयार हो गया जी, पिटीशन पहुंचाइए। पिटीशन पहुंचती थी दरबार में और उस पिटीशन पे फैसला लेते लेते टाइम लग जाता था। ठीक है जी, सोचेंगे, देखेंगे, कुछ फैसला करेंगे, जैसा कि होता है एक ब्यूरोक्रेटिक मेज, हम कह सकते हैं इसे। जैसे आज भी लाल फीताशाही है ना, ब्यूरोक्रेटिक मेज है ना, काम फंस जाते हैं उसके बीच में। और एक कार्य जो होता है बेसिकली क्रियाकलापों के रस्सी में, क्रियाकलापों के झंझावत में, बवंडर में फंसा दिया जाता है आम आदमी के कार्य को, चाहे कार्य जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो। कुछ वैसा ही वहां पर हो रहा था। ये चीजें जो है वो ब्रिटिश काल से ही आई, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग भी ऐसे ही फंसा देते थे। ठीक है जी, आपकी पिटीशन आ गई, आपका मांग पत्र आ गया है, इन मांगों को देखा जाएगा और जो जेन्युइन होगी हम सोचेंगे कि उसके बारे में कुछ कर सके। और फिर प्रोटेस्ट होता था। प्रोटेस्ट भी क्या होता था, प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ बहुत थोड़ी जो है वो हड़ताल जो है वो हो जाती थी। लेकिन भूख हड़ताल और हड़ताल का कंसेप्ट जो है वो कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट फेज का है, या महात्मा गांधी के साथ इसको हम ज़्यादा जोड़ते हैं। ये लोग संवैधानिक तौर पर ही प्रोटेस्ट करते थे, लिखित तौर पर प्रोटेस्ट कर देते थे कि हमें ये नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन सारी बातें इन 20 वर्षों की नेगेटिव हो ऐसा तो नहीं है। एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बात उठ के आई जो मॉडरेट फेज की, वो ये है कि इन्होंने कांग्रेस के आने वाले लीडर्स के लिए जमीन तैयार कर दी, ग्राउंड तैयार कर दी। ना केवल आने वाले कांग्रेस के लीडर्स के लिए बल्कि रेवोल्यूशनरी फेज के लिए भी, और जितना भी कुछ हुआ है नेशनल मूवमेंट में उसकी ग्राउंड तैयार करने का श्रेय जो है वो हम इन मॉडरेट लीडर्स को दे सकते हैं। और बिल्कुल जोश कई बार काम नहीं करता, होश भी चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि होश जो है प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस के इन लीडर्स ने दिया, और आगे चलकर हम देखेंगे कि यंग लीडर्स ने किस प्रकार से जोश दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि मॉडरेट तरीके की पॉलिटिक्स, मॉडरेट तरीके का जो प्रोटेस्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर्स कर रहे थे, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स then subscribe to our channel History by Rakesh Bawa. Thank you very much.